Hello students, I am Dr. Namita Kishore, Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको पीजी सेकेंड सेमेस्टर के कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एटकिंसन सेफ्रिन बफर मॉडल ऑफ मेमोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत एटकिंसन सेफ्रिन का यह बफर मॉडल आता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में मनुष्य को सूचना संसाधन का एक तंत्र माना गया है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि मनुष्य की मेमोरी में सूचनाएं कैसे इनकोड की जाती हैं, उनका स्टोर कैसे होता है तथा उनकी प्राप्ति कैसे होती है। चेरी 1953 के स्पीच रिकॉग्निशन थ्योरी तथा ब्रॉडबेंड 1958 के सेलेक्टिव परसेप्शन के थ्योरी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की विस्तृत व्याख्या की गई है। एटकिंसन सेफ्रिन के मेमोरी के इस मॉडल की व्याख्या 3 कंपोनेंट सिस्टम के आधार पर की गई है। इस मॉडल को मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मेमोरी का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है। इस मॉडल के अनुसार मेमोरी में सूचनाएं 3 स्तर पर प्रोसेसिंग होती हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी तथा लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी एटकिंसन एंड सेफ्रिन के अनुसार सबसे पहले सूचनाएं सेंसरी मेमोरी में प्रवेश करती हैं और बहुत जल्द ही अपना अस्तित्व खो भी देती हैं। इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही अधिक होती है, परंतु इसका स्टोरेज ड्यूरेशन कम होता है। इसमें व्यक्ति विजुअल इंफॉर्मेशन को 1 सेकंड से भी कम देर के लिए स्टोर कर पाता है तथा ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को कुछ सेकंड के लिए ही स्टोर रख पाता है। व्यक्ति जिन संवेदी सूचनाओं पर ध्यान दे पाता है वे सेंसरी मेमोरी से एसटीएम में प्रवेश कर जाती हैं, और जो सूचनाएं एसटीएम में प्रवेश नहीं कर पाती हैं उसका अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाता है। अर्थात सेलेक्टिव अटेंशन के माध्यम से सूचनाएं एसटीएम में प्रवेश कर जाती हैं। एसटीएम एटकिंसन एंड सेफ्रिन के अनुसार एसटीएम में रिहर्सल बफर पाया जाता है, जिसमें निश्चित संख्या में कुछ स्लॉट्स या खांचे होते हैं और सूचनाएं इसी में स्टोर होती हैं। इस स्लॉट का एक निश्चित क्रम होता है, जिस कारण नई सूचनाएं आर स्लॉट में प्रवेश करती हैं और पुरानी सूचनाएं R1, R2, R3 आदि में चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसटीएम की स्टोरेज कैपेसिटी 5 से 9 तक की होती है और नई सूचनाओं के लिए तभी स्थान बन पाता है जब पुरानी सूचनाएं हटाई जाती हैं। इसी विस्थापन के कारण एसटीएम से सूचनाएं लुप्त हो जाती हैं। एसटीएम से सूचनाओं के लुप्त होने का एक और कारण रिहर्सल ना करना होता है। एसटीएम में आइटम्स या सूचनाओं के रिहर्सल से वे एलटीएम में जाने के लायक हो जाती हैं, परंतु निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एसटीएम से सूचनाएं एलटीएम में चली जाती हैं सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ सूचनाएं रिहर्सल के बावजूद भी एसटीएम में बनी रहती हैं। यदि लंबे समय तक एसटीएम की सूचनाओं को रिहर्सल किया जाए तो उनके एलटीएम में जाने की संभावना तीव्र हो जाती है। एटकिंसन एंड सेफ्रिन ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि एक ही समय में एक ही सूचना एसटीएम तथा एलटीएम में स्टोर हो सकती है। एलटीएम एटकिंसन एंड सेफ्रिन का तीसरा प्रमुख सिस्टम एलटीएम है। इस सिस्टम में एसटीएम से सूचनाएं विस्तार पूर्वक दोहराने के कारण प्रवेश करती हैं। इस तरह के रिहर्सल में व्यक्ति केवल सूचनाओं को दोहराता ही नहीं है, बल्कि उसका अर्थ समझकर अन्य सूचनाओं के साथ उसे जोड़ता भी है। एक बार जब सूचनाएं एलटीएम में प्रवेश कर जाती हैं तो उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है और वे स्थायी तौर पर स्टोर हो जाती हैं। रिहर्सल की आवश्यकता एसटीएम से एलटीएम में सूचनाओं को लाने के लिए पड़ती है। एटकिंसन एंड सेफ्रिन का मानना था कि एलटीएम से सूचनाएं डीके तथा इंटरफेरेंस के कारण लुप्त हो जाती हैं।
एलटीएम से सूचनाएं एसटीएम की तुलना में बहुत धीमी गति से लुप्त होती हैं। इस तरह स्पष्ट होता है कि एटकिंसन सेफ्रिन की थ्योरी में सबसे पहले सूचनाएं सेंसरी रजिस्टर में प्रवेश करती हैं, फिर सेलेक्टिव अटेंशन के माध्यम से सूचनाएं एसटीएम में चली जाती हैं, जहां पर कुछ रिहर्सल बफर होते हैं और व्यक्ति एसटीएम की सूचनाओं का रिहर्सल करता है। विस्तार पूर्वक रिहर्सल के कारण ही सूचनाएं एसटीएम से एलटीएम में चली जाती हैं तथा स्थायी तौर पर वहां पर जाकर वो स्टोर हो जाती हैं। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि एटकिंसन एंड सेफ्रिन ने अपने इस मॉडल में मेमोरी की निश्चित संरचनात्मक विशेषताओं का उपयुक्त वर्णन किया है। दैट्स ऑल। थैंक यू।